नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में इस समय बहुत कुछ चल रहा है। पीओजेके में, उधर गिलगिट, बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ तक के टीटीपी एक नया सिरदर्द बनकर के पाकिस्तानी हुकूमत के लिए उसके सिर पर सवार हो गया है। मैं तो आज सुबह एक पोर्टल पर पढ़ रहा था, टीटीपी की तरफ से पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 1971 याद दिलाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि मत भूलो, आप लोगों के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। ये टीटीपी या जो अफगानिस्तान का तालिबान है, उनके सुर अचानक से बदल क्यों रहे हैं और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भारत की प्रशस्ति करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ इतने कड़े रुख क्यों अख्तियार कर रहा है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। हमारे यहाँ भी, यानी जम्मू कश्मीर में भी कुछ वारदातें हाल में हुई हैं और जो जानकार हैं उनका तो कहना ये है कि ये जब हम बड़ी पिक्चर के रूप में देखते हैं और सोचते हैं तो पाते हैं कि पाकिस्तान की जो कुंठा बढ़ रही है और कई इश्यूज को लेकर के जी, पाकिस्तान इस समय प्रेशर में है। पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट और वहाँ का जो सैनिक निज़ाम है, वो कई तरह के प्रेशर में इस समय है और हमने देखा है, चाहे उनकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही हो या दूसरी घरेलू परेशानियाँ हों या पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से किसी तरह की चुनौती मिल रही हो, तब वो जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ करा करके चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। इस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जाने-माने राजनीतिक, राजनयिक, कूटनीतिक जानकार सुमित पीर साहब जुड़ रहे हैं। सुमित जी को जोड़ लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार चौधरी साहब, आपका बहुत धन्यवाद, साधुवाद और सभी दर्शकों को प्रणाम और साधुवाद। शो में बुलाने के ब लिए आभार सर। बहुत-बहुत स्वागत है और नया साल आपको मुबारक हो। बिल्कुल। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है? इधर टीटीपी ने भी और उधर तालिबान ने भी जो धमकियाँ दी हैं, 1971 की घटना याद दिलाई है कि आपके 93,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था भारत ने। ये नौबत क्यों आ रही है? इस तरह की बातें वो क्यों पाकिस्तान को सुना रहे हैं, पाकिस्तान को जलीकट्टी सुना रहे हैं? देखिए चौधरी साहब, पहले बात तो शुरू करूँगा कि सब महादेव की माया है। महादेव की भूमि पे और जहाँ महादेव की कृपा हो, वहाँ चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं और उनकी ही असीम कृपा और आशीर्वाद है। भारत भूमि सशक्त हो रही है, प्रचंड हो रही है और दुनिया में अपना स्थान बना रही है, जैसे कि कोई और देश नहीं बना रहा अभी। अब इस विषय पे आते हैं। सबसे पहली बात, देखिए, अभी आपको स्थिति समझनी पड़ेगी। आसिम मुनीर, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये चाइना के कहे पे बनाया गया है और ये सबसे पहले कहाँ पाया गया? ये पाया। और आसिम मुनीर कौन है चौधरी साहब? ये वही है जिसने वो हीरो ग्रुप या कोई है वहाँ पे, उसके से उससे 93 करोड़ रुपए माँगे थे इसने, फिरौती जी, माँगी। जी। जी, जी। अब अब इसको फिर इसने बुशरा बीवी की कुछ फाइलें पकड़ी थी, इसको एसआई का चीफ से हटाया गया। अब ये लाया गया तो जब ये आया था मैंने बोला, मैंने कहा देखो, इसका मतलब है एलएसी भी हॉट होगी, एलओसी भी हॉट होगी। दोनों जगह पे आई विल सीड द हीट। एलएसी में तो हमने तवांग देख लिया, एलओसी में चीजें अब धीरे-धीरे और खुलेंगी और मेरा आज प्रेडिक्शन आपके शो पे कर रहा हूँ, एलओसी विल हीट अप मोर, एलओसी में हमें और दिक्कतें दिखेगी। इसका लाना चाइना की मर्जी से आया। ये पहले कहाँ गया साहब? ये पहले गया अपनी कश्मीर तरफ की बॉर्डर पे। जबकि वहां तो स्थिति ठीक थी, इसको जाना चाहिए था अपने अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। कश्मीर क्यों गया ये? मैंने कई बार पाकिस्तानी चैनलों पे भी बोला, मैं कही तुम्हारा ये चीफ कश्मीर क्यों जा रहा है? मुझे पता क्यों जा रहा है, कुछ दिनों में बताऊंगा क्यों जा रहा है। ये वहां देखने गया था तैयारी कितनी है, गोला बारूद कितना, आर्म्स एम्युनिशन कितना है। दिक्कत क्या है चौधरी साहब? इनके पास 3 दिन का गोला बारूद है फॉर अ वॉर। जी, जी। हद से हद 7 दिन, वर्स्ट केस 7 दिन, बेस्ट केस 3 दिन। 3 दिन वर्स्ट केस हो गया, बेस्ट केस 7 दिन हो गया।
4-5 दिन का मैं गोला बारूद ले लेता हूँ, इनके पास है। 5 दिन के बाद ये लड़ नहीं सकते और वहां पे एक बड़ा स्टेटमेंट दिया इसने, वी कैन हैंडल आवर मिशंस विद इन इंडिया। ये हमें थोड़ा डराने धमकाने की बात है। ये देखिए, ये इनकी फितरत है, इनकी कैफियत है। ये हमें थोड़ा डराते हैं, थोड़ा धमकाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि डरा के धमका के काम चल जाए, जबकि ये भूल जाते हैं 4 की 4 लड़ाई ये हार चुके थे। अब चौधरी साहब, अब दिक्कत क्या इसकी हुई, 71 वाले फ्रंट पे बाद में आएंगे। दिक्कत इसकी क्या हुई, तहरीक तालिबान ने पहला बोल दिया हमने बना दी हुकूमत। पहले उन्होंने बोल दिया हम ड्यूरियन लाइन को नहीं मानते, खंबे उगाड़ दिए, ये कुछ नहीं कर पाए। इसने अपने एसएसजी के कमांडो भेजे, उनको मार दिया। इनके लोग 8-10 लोग रोज मार रहे हैं, इनके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये वही लोग थे जो उनके साथ बैठ के कहवा पी रहे थे और कह रहे थे अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड बाय तालिबान। आप सुनिएगा, फिर जवेरी की सुपारी इन्होंने ली। अब चौधरी साहब ये वहां पहुंच तो गए, इन्होंने भाई वहां पे अब इनके लोग मारेंगे। दूसरा स्टेप तालिबान ने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना दी। कह रहा अब पाकिस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर टेक्निकली, एक थोड़ी रहा, उन्होंने भी बना दी। तीसरी बात वो कह रहे यार ये तो पूरा केपी के हमारा है, केपी के तुम्हारा थोड़ी ना है। और चौथी बात क्या कह रहे पाकिस्तान में शरिया नहीं, इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत हमें मंजूर नहीं। अब उनका दावा पूरा पूरा पाकिस्तान पे है और इन्होंने सोचा था कि इनको हम पालेंगे, इनको हम खड़ा करेंगे और ये जाके हिंदुस्तान को काटेंगे। अब भारत ने क्या किया सर यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो लोग खड़े हैं इनके सामने, पहले 800 लोग थे, आज 4000 लोग खड़े। 4000 लोग खड़े तो पाकिस्तान हैज टू डिक्लेयर वॉर, तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं। पाकिस्तान क्या कह रहा, पाकिस्तान कह रहा मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक तब होती है आदमी जब तुम्हारा दुश्मन जंगल में छुपा है। यहाँ तो तुम्हारा आदमी, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। यहाँ तो वॉर चाहिए। दिक्कत वही है, वॉर करेगा तो 3 से 5 दिन में एम्युनिशन खत्म, और 5 दिन में एम्युनिशन खत्म होगा। डर क्या लग रहा है इसको कि अमित शाह और मोदी अभी पीओके ना ले ले, अमित शाह और मोदी भी गिलगित बाल्टिस्तान न ले ले। इलेक्शन 24 का आने वाला है। इनको देखिए, कैलकुलेशन हर कोई की जाती है कि अभी और वहां जितना रेजिगमेंट गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में भी ग्राउंड पे है, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप देखिए, भारत का इतना डर है, इतना दबदबा है कि तहरीक तालिबान इनको लिटरली गाली गलौज कर रहा है। ये तब भी वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहे, कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक्स, बिकॉज द लॉजिक इज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अ फुल फ्लेज्ड वॉर। एम्युनिशन खत्म हो जाएगा, यहाँ हम आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और घटनाएं भी होती हैं। अब जब ये घटनाएं यहाँ पे हो रही है, अभी 27 तारीख से 2 दिसंबर तक आईएसआई का एक अधिवेशन हुआ सर दुबई में। काफी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इधर उधर जो इन्फ्लुएंशियल हो गए, सबको बुलाया गया। जी, आप जी। जानते हैं किसी सेमिनार वेमिनार के बहाने ये सब उसके बैकग्राउंड में होता है। वहीं मुझे लगता है ये डिसीजन लिया गया कि भारत को कैसे रोका जाए, अब भारत के थ्रेट को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तब अब भी देखिए, इन्होंने डिक्लेयर वॉर नहीं किया, ये अब भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं, इतने डरे हुए हैं ये लोग। वहां डिक्लेयर हुआ। नदीम अंजुम का इसमें जरूर हाथ है। जब नदीम अंजुम ने, आपको याद होगा, जब उसने गद्दी संभाली थी तो कश्मीरी पंडित्स और हिंदूज की टारगेटेड किलिंग हुई थी कश्मीर में। एक हमारा गोलगप्पे वाला बेचने वाला पासवान जो बेचारा 200 रुपए महीना कमाता, उसको भी मारा। मुझे वो उसका नाम कभी भूलता नहीं, क्योंकि उसको मारने की जरूरत नहीं थी, किसी को मारने की जरूरत थी, तब भी इन्होंने टारगेटेड किलिंग्स की। और तब हमने क्या किया, हमने एग्जैक्टली पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की कोशिश की। क्या कश्मीरी पंडित फिर मर गए? आर वी बैक टू 1990? मैं एक टीवी चैनल पे था, जनरल अता हुसैन मेरे साथ थे, CNN पे था मैं, तो वहां ये बात हुई तो मैंने कहा दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांट्स अस टू टॉक। दे वांट्स अस टू थिंक, बिलीव, अज्यूम एंड प्रिज्यूम बैक टू 90, जबकि वैसी नहीं है। चौधरी साहब, लास्ट ईयर हमने 500 टेररिस्ट मारे, व्हिच इज द हाईएस्ट इन सो फार। 40-50 या 100 से कम टेररिस्ट बचे, उनको भी हम जल्दी 72 हूरों के पास पहुंचा देंगे, पूरा अरेंजमेंट कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। बट कश्मीरी पंडित या हिंदू की टारगेटेड टेलिंग करके क्या होता है, मीडिया में आ जाता है और कहीं ना कहीं इनका कबाल एक डिस्कशन शुरू करता है, आर वी बैक टू 1990? क्या हम 90 में तो नहीं पहुंच गए? क्या अमित शाह इज इफेक्टिव? क्या मोदी जी की पॉलिसी इज इफेक्टिव? क्या अजीत डोवल इज इफेक्टिव? क्या आर्मी इज इफेक्टिव? वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर ओन सेल्व्स। जबकि टेररिज्म है सर, टेररिज्म विल हैव कोलैटरल डैमेज। पंजाब में भी टेररिज्म था, कोलैटरल डैमेज हुई। बिना कोलैटरल डैमेज के कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। ये आपको हमको तैयार रहना पड़ेगा, कुर्बानियां होंगी। अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी हिंदू जो है बेचारा, वो कोलैटरल डैमेज है। मतलब आई हैव माय हार्टफेल्ट सिंपैथीज। मेरा भी दिल टूटता है जब मुझे पता 2 साल और 4 साल के 2 बच्चे मारे गए, मेरा भी दिल टूटता है। बट क्या करें, अब ये जो टारगेटेड किलिंग की, इससे क्या हुआ, जो गोल पोस्ट था इंडिया के अंदर लाया गया, अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए किया गया, ताकि इंडिया में फिर मिल जाए। क्या पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी, कोई कुछ कहेगा टीवी पे, कोई कुछ कहेगा। और बहुत से लोग हैं ऐसे आते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट निकले भी 10 साल हो गए, वो आके कह रहे कि हमें क्या करना चाहिए।
सर जियोपॉलिटिक्स में नथिंग इज कोइंसिडेंटल, कोई चीज कोइंसिडेंटल नहीं है, हर चीज इज टू अ प्लान। अभी क्यों मारा, पहले क्यों नहीं मारा? 4-5 को क्यों मारा, एक को क्यों नहीं मारा? आज से 1 महीने पहले क्यों नहीं मारा? जब ये दुबई में अधिवेशन हो रहा तभी क्यों मारा? न्यूएस पे क्यों मारा? जब तहरीके तालिबान ने तुम्हारे खिलाफ युद्ध घोषणा की, सरकार बनाई, तभी क्यों मारा? ये सारी चीजों को मिला के देखना पड़ेगा, कहानी क्या है। यहाँ एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब ये पाकिस्तान हमें आईएसआई मैसेज भी दे रहा था, देखो भैया राजौरी, अगर राजौरी तुम्हें लगता था राजौरी पुंछ और जम्मू का क्षेत्र शांत है, हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और एक्टिवेट करके दिखा भी दिया। अब देखिए महादेव की ऐसी कृपा है, देखिए माता ने शुंभ निशुंभ को मारा था चौधरी साहब, ये सब जानते हैं, और माँ काली का ऐसा प्रकोप है कि दुश्मन तो लुप्त ही हो जाते हैं। अब देखिए कल क्या घटना घटती है, पाकिस्तान में आईएसआई का डिप्टी डायरेक्टर और एक इंस्पेक्टर मारा जाता सिंध में। अब किसने मारा, क्या मारा, हमें क्या पता, हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो बड़े वो है ना, कहते हैं सर हम तो बड़े वो है, शांति प्रिय लोग हैं। बट ऐसा माया का चक्कर चलता चौधरी साहब, ऐसा माया महामाया का प्रकरण है, हमारे शत्रु लुप्त हो जाते हैं। आपको याद होगा IC 814 में कुछ लोग थे, उनको भी छोड़ा गया था पाकिस्तान ने, उनका भी बड़े विस्मय हुआ चौधरी साहब जान के कि उनकी भी अकाल मृत्यु हो गई। चलिए, काल भैरव पसंद नहीं होंगे, अकाल मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी, आज मैं इतना ही कहूंगा, देखिए हमारा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, बट ये जरूर है कि भारत में माता रानी की कृपा से इतनी क्षमता जरूर है, महादेव के आशीर्वाद से, हमारा दुश्मन कहीं भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी जाके ठोक सकते हैं। ये आज भारत के दुश्मनों को जानना चाहिए, तुम्हारी औकात है कि भारत से पंगा लेने की, इसका आकलन तुम करो, हमारा आकलन करना नहीं। हमें जो करना होगा या जो महामाया की इच्छा होगी वो तो होगी, पर तुम अपनी औकात देख के पंगा लेना। आज सवाल और विषय ये है चौधरी साहब, क्या ये होता है? और एक चीज आपको ये और बता दूं, जब ये होता है तो अब यहाँ पे हमें अभी जिस चीज से सतर्क रहना है कि हमें पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं फंसना, हमें आईएसआई के एजेंडे में नहीं फंसना, हमें अपने शासन प्रशासन सेना पे सवाल नहीं उठाना। हाँ, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में एक ही चीज मानता हूँ कि आदमी में जो टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ है अभी 1-1.5 महीना, इसको हमें प्लान बना के 7 से 10 दिन में निपटाना पड़ेगा। A man with the gun has to be put 3 feet below the ground, because अगर उसके पास बंदूक है सर, या तो सिविलियन को मारेगा, या पुलिस वाले को मारेगा, या आर्मी वाले को मारेगा। If we want him not to kill people, we have to kill him first. और आई एम डिमांडिंग, मैं काफी टाइम हर चैनल पे, टीवी के डिजिटल चैनल से भी डिमांड कर रहा हूँ, वी नीड अ पेट्रियट एक्ट। पेट्रियट एक्ट में हमें पावर मिलेगा, वी कैन हिट देम बिफोर दे हिट अस। प्रिवेंशन इज द की एंड एलिमिनेशन इज द की। जितनी इनकी शेल्फ लाइफ कम होगी, उतने शांति होगी वैली में। सर अब की बार 1,62,00,000 टूरिस्ट आए, हजारों करोड़ का इन्वेस्ट आया, ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। और बट अब हम जवाब देने के काबिल है, कॉम्पिटेंट है, बट जिस चीज से बचना है वो है कि हम अपनी ही चीजों पे, अपने ही शासन प्रशासन पे क्वेश्चन मार्क न लगाए। किसी का भी मरना ठीक नहीं है, और हमें दुख होता है किसी की भी मृत्यु से, बट अब भारत में क्षमता ये है कि कुछ भी कर सकता है। और आपको एक और बात बताऊं, ये 71 वाला आपने एंगल उठाया था सर, देखिए तालिबान, ये जो तहरीक तालिबान है, इनकी एफिलिएशन कहाँ से है? इनकी एफिलिएशन चौधरी साहब है देवबंद से। आपको याद होगा मोहन भागवत जी, माननीय मोहन भागवत जी ने खुद रीच आउट किया था देवबंद, उनके भाई गए थे वहां मिलने, ये सारे मुल्ले मौलाना मिलने आए थे। पीछे भागवत जी दिल्ली आए थे, वहां भी किसी कुछ प्रोमिनेंट लोगों से मिले मुस्लिम समाज के। जी, जी। अजीत डोभाल जी ने बहुत काम किया इस पे, जिन्हें मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड कहता हूँ, बहुत काम किया इन पे, बहुत लोगों से मिले। आज आप देखिए चौधरी साहब, दो चीजें विस्मय के दिलाती है। पहली बात, आईएसआई वाली घटना, शिकारी का शिकार उसी के जंगल में होता है। अब किसने किया हमें नहीं पता, हमें कहाँ से पता होगा चौधरी साहब, पर शिकारी का शिकार उसके ही जंगल में हुआ। और दूसरी विस्मय करने वाली बात यह है कि जिस तालिबान को इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, वो तालिबान आज इनको कहता है 1971 बोले तो नहीं, इस तालिबान को सोचते थे भारत के अगेंस्ट यूज करेंगे, पर जो हमने चावल भेजा, जो हमने दवाई भेजी, जो हमने वीट भेजा, आज वही वो काम आ गया। आज वही तालिबान कहता है आपने इंस्टॉल प्रोडक्ट जो रहा रुके उन्हें कंप्लीट करो। पीछे मैं रिक्वेस्ट किया, जो 20 प्रोडक्ट है, जो 20 प्रोजेक्ट रुके, आप इनको कंप्लीट करो। और उन्होंने एक अश्योरिटी दी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ कभी यूज नहीं होगी। तो यहाँ इनकी रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी एक बार फिर फेल हुई, और हमारी नॉन रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, जो हमारा रीच आउट है, अजीत डोभाल, डॉक्टर जयशंकर, मोदी जी, अमित शाह जी, जितने ये हमारे दिग्गज हैं,
इनका काम दिख रहा है सर। आज तालिबान इनको धमकी दे रहा है। जिस तालिबान को हमारे खिलाफ यूज करने के सपने देखते थे, गजवाए हिंद के ख्वाबों में घूमे रहते थे, आज पाकिस्तान की वाट लगने वाली है। उस तालिबान ने इनके साथ युद्ध डिक्लेयर किया और हम मजे में बैठे और मजे ले रहे हैं। और मैं तो चाय के मजे ले रहा हूँ सर, कुल्हड़ में पी के। सुमित जी, हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते रहते हैं कि भाई अगर अमेरिकी मरीन्स जो हैं वो एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को ढूंढ करके निपटा सकती हैं, तो हमारी फौजें जो हैं वो लाहौर तक क्यों नहीं जा सकती जहां हाफिज सईद बैठा है, कराची तक क्यों नहीं जा सकती जहां दाऊद इब्राहिम बैठा है। हालांकि इस तरह की बात करने वाले, इस तरह के सवाल उठाने वाले ये भूल जाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी उड़ी के बाद और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक भी हुई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि अब भारत की ये पॉलिसी नहीं है कि हमें सीमा पार नहीं करनी है। और दूसरी बात जिसका इशारा आपने किया है कि अगर हमारे बिना कुछ किए सिंध में इनके आईएसआई के अफसर निपट जाते हैं तो सर कहीं डिप्टी कुछ भी डायरेक्टर हो सकता, बहुत बड़ा ओहदा है पाकिस्तान में। तो कहीं कुछ भी हो सकता है। जैसे हाँ, वहां के एक मंत्री ने पिछले दिनों ये बयान दिया कि भाई लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें तो भारत का हाथ है। हालांकि ये बेहूदी बात है, ऐसे कोई प्रमाण तो वो दे नहीं पाए हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान की कुंठा बढ़ रही है, कुंठा बढ़ रही है, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। वो भारत की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है, दूसरे तरीके से करना चाहता है कि यहाँ की पब्लिक सवाल उठाना शुरू करे और फिर से हाय बिल्कुल। तौबा शुरू हो कि साहब देखिए वहाँ किलिंग हो गई, यहाँ किलिंग हो गई। हम लोग क्या काउंटर अटैक नहीं कर सकते इस तरह का? यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्हीं स्थितियों में खड़ा नहीं कर सकते हैं जिस जिस स्थिति में वो हमारी गवर्नमेंट को खड़ा करना चाहते हैं? चौधरी साहब, 2-3 चीज़ें बोलूँगा आपको। आपका बहुत बेहतरीन सवाल है एंड इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। सबसे पहली बात सर, मतलब आप इतने सीनियर आदमी हैं, मैं तो आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सर सबसे पहली बात, ये जो अमेरिका ने हथियार छोड़े थे ना पीछे अफ़गानियों के लिए, तो लोग कह रहे थे काहे को हथियार छोड़े? मैंने तब भी बोला, मैं कहा हथियार छोड़े 2, 4, 6 महीने में, साल भर में देखो ये हथियार काम आएँगे। आज देखिए हथियार काम आ गए ना। अमेरिका ने ऐसे हथियार नहीं छोड़े थे। दूसरी बात, आज एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि मैं हमेशा कहता था कि ये जो हाफ़िज़ सईद वगैरह ये प्यादे हैं। मगर अगर इफ यू हैव टू टेक द वॉर, टेक टू द वॉर टू द ओनर्स डोर स्टेप। प्यादों को प्यादों को हिला के नया प्यादा खड़ा कर देंगे। हाफ़िज़ सईद मर जाएगा, देखिए वहाँ क्या है, बाजवा जाएगा, ख्वाजा जाएगा, नियाज़ी जाएगा, काज़ी बैठ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो कल वो घटना हुई है पाकिस्तान में, जो कि भारत का कोई लेना-देना नहीं, हम तो इस चीज़ में का विश्वास ही नहीं रखते। इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, चोट जो है चौधरी साहब अब की बार महामाया के आशीर्वाद से, और वैसा माया चक्र बना, हमने कुछ नहीं किया। ये आईएसआई के घर तक पहुंची है। आईएसआई अपने ही घर में सेफ नहीं है। और यहाँ आपको बता दूं, इनके जनरलों ने पीछे चौधरी साहब 12 या 15 बख्तरबंद गाड़ी है बीएमडब्ल्यू की मंगाई है दुबई से, जो हार्डेंड है, माइन रेजिस्टेंट, और खुद ये बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के घूमते हैं आज के डेट में। ये इनके जनरलों की बात करता हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है, भारत रिएक्टिव नहीं है सर, भारत इज प्रोएक्टिव। जो मैंने आपको तालिबान और देबंद वाला एग्जांपल दिया था यार, भारत प्रोएक्टिव, हम रिएक्टिव तो है ही नहीं ना। ये इधर उधर, हाँ ये इधर उधर कुछ कर लेते हैं, हमें डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं। इनका एक ही तरीका है, इन्हें पता है एक कबाल है, जैसे कुछ होगा वो एक शुरू हो जाएगा और गवर्नमेंट के खगेन शुरू हो जाएगा और बैक टू 1991 की बात करेगा। यही वो चाहते हैं और इसी चीज से हमें बचना है। ये मैं हर चैनल पे जाके कहता हूँ, इस चीज से हमें बचना। फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा को देखिए। डोंट गेट इल्यूडेड बाय वन किलिंग और वन परसेप्शन, इट्स द कोलैटरल डैमेज। हमें पूरा अफसोस है, बट ये होगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ कोलैटरल डैमेज। अब हमने चीजों को एक दूसरे स्तर पे लेना शुरू कर दिया है। ये जो आईएसआई में जो भी घटना हुई, जो भी हुई, तो हमें तो पता नहीं कैसे हुई, बट अब देखिए सर, कर्मा इज द किंग ना, कर्मा कम्स बैक। आप लोगों के यहाँ सांप बिच्छू उठा लोगे, अब किसने किसको मारा, किसकी गोली किसको लगी, हमें क्या पता सर, कुछ भी हो सकता है। भाई इनकी आपस की भी तो खूब रंजिशें होती है। सब देखिए, सब चोरी करते हैं, सब नार्कोटिक्स में इन्वॉल्व है, सब ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है, सब फ्लश ट्रेड में इन्वॉल्व है, सब हथियार की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। डॉक्टर जयशंकर ने कल क्या बोला ऑस्ट्रिया में, बोला जो टेररिज्म चलता है वो चलता है ड्रग मनी से, नार्कोटिक्स से, हथियार से, फ्लश ट्रेड से, और इस सब में आईएसआई इन्वॉल्व है।
तो भारत जो है सर, भारत आज चौधरी साहब अहेड ऑफ द गेम है। तालिबान वाला प्रकरण, भारत। रीच आउट टू द राइट पीपल, भारत। पाकिस्तान का ये पूरा एनसर्कलमेंट, भारत। पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स, भारत। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाना, भारत। पाकिस्तान की आर्मी को लड़ने लायक न रखना, भारत। ये जो चीजें की है, ये तो सारी भारत ने की है। भारत तो अहेड ऑफ द गेम है ना। हम चक्रव्यूह रचाते हैं सर, हम तो चाणक्य के वंशज, हम चक्रव्यूह रचाना जानते हैं। चक्रव्यूह में जो आए, अब उसकी गलती है। अब ये पाकिस्तानी, ये तो खैर, इन्हें तो खैर क्या बताए, तो जहादी मेंटालिटी वाले लोग हैं, इनको कुछ बताना तो संभव है नहीं। बट एक चीज मैं आपको यहाँ एक और बोल दूंगा, आज पाकिस्तान की हालत ये है, सब पाकिस्तान के मुंह में, कहते हैं ना, सांप के मुंह में छुछुंदर, ना उगलते बने ना निगलते बने। तालिबान ने गवर्नमेंट भी बना दी, जंग का ऐलान भी किया। पाकिस्तान की औकात नहीं है ये चप्पल पहनने वाले जहादियों से लड़े। देखिए इनकी हालत क्या कर दी। ये बिना चप्पल के लड़ते हैं अफगानी, उनके साथ लड़ने की हालत नहीं है। एक बार आपको दूंगा, अजीत डोभाल साहब ने 2-4 साल पहले स्टेटमेंट दिया, 5 साल पहले, यू डू वन मोर पुलवामा, यू विल लूज बलूचिस्तान, यू डू वन मोर थिंग, यू विल लूज केपीके। और आज देखिए पाकिस्तान के टूटने का श्री गणेश तो चौधरी साहब ऑलमोस्ट हो गया। मेरे हिसाब से, मैं तो काफी टाइम से कह रहा हूँ, पाकिस्तान का टूटना इज द ओनली रेमेडी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। पाकिस्तान कब टूटेगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और आपके चैनल पे एक और खुलासा करता हूँ चौधरी साहब, आज ये मैं एक आध बार पहले बोल चुका हूँ, पर अब मेरे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है सर। 35% इन्फ्लेशन है, विच इज हाइपर इन्फ्लेशन विच कैन नॉट बी रिवर्स। 35% फूड इन्फ्लेशन है, या 5% पे लोग हाई तोबा मचा रहे हैं, वहां 35% है। और इनका जो खलीफा है अर्दोगन जो इनका बड़ा खलीफा बना फिरता है इस्लामिक वर्ल्ड का, 84%, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। डूब मरना चाहिए उसे गटर भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, गटर भर पानी में। 84% इन्फ्लेशन है उसके यहाँ, 84%, डू बिलीव इट सर। ऐसी परिस्थिति में ये लोग अपनी दुकान चलाते हैं। और आज इनका जो सबसे अच्छा मास्टर स्ट्रोक है, मैं आपको बताऊं, व्हाट मेक्स मी वेरी हैप्पी, ये 2 चीजों पे चलते थे। इस्लाम का चूरन बेच बेच के दुकान चलाते थे। आज इनका इस्लामिक कार्ड इनके अगेंस्ट यूज किया गया सर। तालिबान का अगर आप पूरा प्रकरण देखिए, इस्लामिक कार्ड इनका जो ट्रम्प कार्ड था, इनके 21 से इनको मात। आज ये है विषय सर, इनके 21 से इनको मात, शिकारी का उसके जंगल में शिकार। ये 2 बड़ी चीजों से जो है दिल बहुत हर्षित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। और भारत को न ये भ्रमित कर पाए, न ये भरगला पाए, न ये भटका पाए। और भारत अब वो बॉलीवुड में हमारे कहते हैं ना, फील्डिंग भारत लगा रहा है और ये उसमें घुस रहे हैं। India is calling the shots now. They are not calling the shots. And all their weapons are rendered useless. इनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। इसीलिए आसिम मुनीर जो है वहां, अब आपको समझ आया सर, आसिम मुनीर पहले कश्मीर बॉर्डर क्यों गया। उसे पता है, देखिए इंटेलिजेंस इनके पास, उसे पता है कि यार वहां देखिए कुछ बचा भी है, नहीं बचा, कहीं अगर पीओके ले लिया, जीबी ले लिया, और जिस दिन पीओके और जीबी ले लिया, उस दिन पाकिस्तान का टूटना 100% श्योर है। अभी तो हम टाइम का वेट करें, बट दैट विल बी द टिपिंग पॉइंट। जिस दिन हो गया, उस दिन बात टूटना श्योर है सर। विद ऑन अ लाइटर नोट, अगर ये जहादी पाकिस्तान खत्म भी होता, दुनिया में किसके बाप का क्या जाता। व्हाई डज वर्ल्ड नीड पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया को देता है एक्सेप्ट इंटरनेशनल टेरर। और हाँ, बट एक चीज अच्छी देता है, जो इंटरनेशनल टेरर है उसमें कोई एलसी नहीं लगती, कोई डॉलर नहीं लगते, फ्री में रिसोर्स बनाते, फ्री में एक्सपोर्ट करते हैं। और आज तो मेरे को एक और चीज थोड़ी पता लगी है, ये पीछे गए थे उससे मिलने, क्या नाम है उसका, खलीफा अर्दोगन, और वहाँ एक सदात नाम का मलेशिया, विच इज अ प्राइवेट मलेशिया, वहां से लोग मांग रहे हैं। और आज मुझे पता लगा सीरिया में भी कोई मलेशिया, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई मसूद अल्लाम है, जो 2-2 हजार में मर्सनरी इकट्ठे कर रहा है कश्मीर भेजने के लिए। सो ये भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं, बट इनको पता है कि कश्मीर के प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान आर्मी नहीं है, सदात है या मर्सनरी सीरिया से इकट्ठे कर रहे हैं। पर सर एक बात बताएं, ये हमारी जुझारू आर्मी के सामने 15 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। 4 लड़ाइयां हारने के बाद भी इनका दिमाग ठिकाने नहीं आया। जी सुमित जी, अभी आपने जिक्र किया गिलगिट बाल्टिस्तान का, पीओके का। जी 2020 के शुरू में राजनाथ सिंह साहब ने जब ये बयान दिया था कि पीओके हम वापस लेंगे, पीओके को खाली करिए, पाकिस्तान से कहा था, तो हमने अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की गुस्ताखियां देखी थी। गलवान घाटी में संघर्ष भी हुआ, जहां हमारे भी
20 जांबाज वीरगति को प्राप्त हो गए, उनके भी सैकड़ों मारे गए। और अभी संयोग है कि फिर से जब जम्मू कश्मीर गए थे राजनाथ सिंह, उन्होंने फिर लगभग वैसा ही बयान दिया, तो हमें तवांग के रूप में वो चीज़ें देखने को मिली। फिर से यहाँ चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की। जब हम पीओजेके की बात करते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करते हैं, चीन के पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो जाती है और वो कुछ ना कुछ हरकतें करता है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। इधर हमने देखा है, आपने सुना है कि कुछ चीन के पिट्ठू जो हमारे यहाँ भी हैं, वो हमें ये सबक सिखा रहे हैं या हमें ये चेतावनी दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेतावनी दे रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान तो अब एक हो गए हैं, दो तरफ़ा हमला होगा, हमारी सरकार तो सो रही है। ऐसे लोगों को आप कैसे समझाएँगे? देखिए, मैं चौधरी साहब, आप तो बड़े चैरिटेबल वर्ड्स यूज़ करें, मैं चाइना के दलाल बोलूँगा उनको। दलाल बहुत उपयुक्त शब्द है उनके लिए, क्योंकि अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने वाला, अपनी माँ से गद्दारी करने वाला दलाल ही हो सकता है और कुछ नहीं कह सकते उसे। देखिए, भारतीय सेना में का अभी इतना सशक्तिकरण हो सकता है, इतना मनोबल ऊँचा है। अगर चाइना आज गलवान में पीछे बैठे या लद्दाख में और अरुणाचल में उन्होंने हरकत की थी, हमारे 20 भाइयों ने 600 चाइनीज़ों को पीट के भगा दिया। चाइना पीएलए की आज दुनिया भर में बदसना हो रही है। उस दिन तो इज्जत और जान बचा के दोनों भागे थे। अगर रह जाते, ना इज्जत बचती ना जान बचती इन चीनियों की। आज भारत सर 1962 का भारत नहीं, 2022 का भारत है, ये वो अच्छी तरह से चाइना समझता है। और वी आर नाउ अ फुल्ली न्यूक्लियर ट्रायड। यू कैन नेवर विन अ वॉर विद अ फुल्ली न्यूक्लियर ट्रायड। आईएनएस अरिहंत का के4 मिसाइल के साथ परीक्षण हो सकता है। अग्नि 5 भी का भी अभी परीक्षण हो गया। अभी हमने एक नया मिसाइल, आपने ये एलएसी पे जो प्रखंड कौन सा प्रचंड प्रचंड जो मिसाइल हमने लगाया, कौन सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एलएसी पे अभी जो लगा हमने 150 किलोमीटर पर परलाई शाह परले है। परलाई। यस। और सर एक और काम टेस्ट कर रहे हैं, जो चाइनीज पनडुब्बियों का आंसर है। विल हैव अ बैलिस्टिक मिसाइल, इनसाइड विल बी अ टॉर्पीडो। जब ये पास आएगा ये और टॉर्पीडो रिलीज करेगा, एक भी चाइनीज पनडुब्बी नहीं बच सकती। उसका परीक्षण अभी हम करने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, चाइना के नाम के दलाली जो खाते हैं, चाइना से जो हमें डराते हैं, वो दिन निकल गए। और ये हमें यही चीज से डराते रहे। हमें ये नहीं बताया गया बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम चाइना। हमें ये नहीं बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट मत लगाओ, ताकि चाइना नाराज हो जाएगा। आज चाइना अगर अपनी औकात में, चौधरी साहब, वो हमारे बाहुबल के कारण है, हमारे पॉलिटिकल जो विल है उसके कारण है, हमारी सेना में सशक्तिकरण है, जो मनोबल है उनके कारण है, भारतीय सेना के बाहुबल के कारण है, हमारे डिप्लोमेट्स ने, हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब ने, राजनाथ जी ने, अमित शाह जी ने, सबने फैंटास्टिक काम किया। हमारी इकोनॉमी अच्छी जा रही है। ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। आपके पास पावर है तो पीस होगी। अभी डॉक्टर जयशंकर जी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, बोली डिप्लोमेसी भी चलती है पावर पे। डिप्लोमेसी को तब सीरियसली लिया जाता है व्हेन यू नो यू हैव द ब्रूट पावर ऑन द ग्राउंड। चाइना आज बातचीत से नहीं रुका, चाइना हमारी शक्ति से रुका। चाइना आज मोदी से घबराता है, चाइना आज भारत की यूनिटी से घबराता है। अभी देखिए, इन्होंने पीछे वो नया वायरस का शगुफा छोड़ा था, क्या हुआ? कुछ हुआ? मैंने आपके शायद चैनल पे बोला था, मैं कहा सर कुछ नहीं होगा, ये चाइना का शगुफा, कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ? फिर इन्हें लगा था भारत डर जाएगा, भारत घबरा जाएगा, फिर स्टॉक मार्केट बंद, फिर सब बात। जो भारत की बढ़ती इकोनॉमी उसको रोकेंगे, वायरस का स्केयर फैलाएंगे। आपकी बात दुनिया ने कुछ नहीं किया। और भारत ने क्या किया? आपकी बार भारत पहली कंट्री थी जिसने बोला भाई जो भी चाइना से बंदा आएगा उसकी टेस्टिंग होगी। देखिए, इंडिया और भारत चाइना के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, बाकी कंट्रियों से होके आती है। वी वर द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस टेस्टिंग कि तुम्हारा आरटीपीसीआर भी नहीं मानेंगे, यहाँ हम टेस्ट करेंगे। हमें देखा देखी, फिर यूएस ने किया, फिर यूरोप ने किया। अब मैं तो कल परसों सुना पाकिस्तान भी बोला हम भी टेस्टिंग करेंगे। देखिए, चाइना के मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ कहीं नहीं है कि तुम्हारे हर बंदे का भी यहाँ टेस्ट करेंगे। आपको पता चौधरी साहब, 2 दिन पहले सीआईए के डायरेक्टर ने मैंने एक न्यूज कटिंग देखी थी। वह सीआईए का डायरेक्टर कहता भाई, जो भारत ने हिम्मत दिखाई चाइना पे टिकटॉक बैन लगा के, दिस इज अ इंस्पिरेशन फॉर अमेरिका, वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडिया कि हाउ टू वर्क इन द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। ये सीआईए का डायरेक्टर कहता है, ये आपको कटिंग मिल जाएगी। ये जो उभरता हुआ भारत है ना सर, मैं कई बार कहता हूँ, जब बजरंग बली को अपनी शक्ति का ज्ञात हो गया, कई सारे रास्ते में राक्षस दानव आए। काल नेमी भी गए, जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तो काल नेमी भी मिला था रास्ते में। ऋषि का रूप धर के उसको रोकने की कोशिश की,
माया, मोह, राक्षस और कालनेमी ये कितने भी आए, भारत का रास्ता नहीं रोक सकते सर। ये भारत का रास्ता नहीं, ये जगा हुआ भारत है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज नॉट द, मैं अपने यूथ से अपील करता हूँ, मैं हर बार ये अपील करता हूँ, इट इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट्स नॉट इवन द सेंचुरी ऑफ इंडिया। अगर आप अपनी ताकत को पहचानी, दे आर सेंचुरीज ऑफ इंडिया। और मुझे किसी ने, मैंने एक न्यू ईयर पे किसी का एक साथ एक शो करा, तो उसने कहा आपको क्या मैसेज देनी है, मैं कहा मुझे एक ही मैसेज देनी है, 3 चीजें बोलूंगा। सबसे पहले खासकर सनातनियों के लिए, जो हमारे दिमाग में बहुत गलत चीज घर कर गई, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसको निकाल के डब्ल्यूसी में डाल के फ्लश कर लो। जी, जी। दूसरी बात, पैसा आपके जेब में ठीक है, जब दिमाग में घुस जाता है व्यसन लाता, अहम अहंकार लाता और आपके पतन का कारण और कारक बन जाता है। पैसे को जेब में रखिए, उतना रखिए जितना जेब में हो, यहाँ मत रखिए। तीसरी बात, आप जो भी करें, आप 99% काम अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, पर 1% मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए मोहल्ले के लिए, शहर के लिए, देश के लिए। और अगर हम लोग 130 करोड़ लोगों ने 1% देना शुरू कर दिया सर, और 110 करोड़ सनातनियों ने अगर 1% देना भी शुरू कर दिया, हम इस देश का क्या सनातन का नक्शा महीनों में बदल सकते हैं। और सरकार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी IMF वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम में इतनी शक्ति है। 99% अपने घर में लगाओ, 1% बाहर लगाओ, और अगर ये हम लगाए, सनातन को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब भारत को विश्व गुरु बनने की जो प्रक्रिया है, वो हम उसको फास्टन कर देंगे, बहुत जल्दी ले आएंगे। ये हम में ताकत है, ये ताकत किसी और सभ्यता में नहीं है जो हम में है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सुमित जी। आज सुबह 11:25 का एक अपडेट है, एक खबर जो मैंने देखी करीब-करीब घंटे भर पहले। इसमें लिखा गया है विदेशी मीडिया में पीएम मोदी के चर्चे, भारत की हो रही तारीफ। और ये क्यों हो रही है? ये खबर किसके हवाले से है? जापानी मीडिया कंपनी है निक्केई एशिया और इसके जी प्रधान संपादक है शिगेसाबुरी ओकुमुरा। इन्होंने 2022 में भी कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन अब 2023 के शुरू में घोषणा की है। इन्होंने कहा था कि मेरा जो आकलन था 2022 का कुछ हद तक तो ठीक निकला है, पर शी जिनपिंग ने जिस तरीके से जीरो कोविड पॉलिसी लागू करने की कोशिश की और उसमें विफल रहे, तो वो मेरा आकलन गलत था। लेकिन इन्होंने कहा है कि 2023 भारत के नाम रहने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है कि जापानी मीडिया कंपनी का एक संपादक, जाना-माना संपादक ये घोषणा कर रहा है कि 2023 भारत का रहने वाला है और भारत की सर तरफ सब देखने वाले हैं। ये जो सच्चाई है आज की भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की, ये तनाव बढ़ा रही है चीन का भी, पाकिस्तान का भी और इन दोनों देशों के यहाँ जो पिट्ठू बैठे हैं उनकी भी। सर, तनाव नहीं बढ़ा रही, रातों की नींद उड़ गई है, खाना हजम नहीं हो रहा, चाय पीनी जा रही, और ठंडा डाले तो वो भी गर्म होके निकल रहा है। अब कहाँ से निकल रहा है वो अलग विषय है, बट ये हालत हो रही है उनकी, जुलाब लग गया उनको। ये जो मोदी जी का बढ़ता वर्चस्व, एक छोटा सा डाटा बोलूंगा सर, मैंने इस पे एक बड़ा प्रोग्राम किया था, एक छोटा सा डाटा बोलूंगा। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, ये क्या किया, देखिए G20, ये सब हम सबको पता, G20 SCO की प्रेसिडेंसी, सबको पता। एक चीज बोलूंगा सर, एक देश का कीर्तिमान होता है, उसमें कितने लोग वहां काम करने थे। और यहाँ यहाँ पीछे बोले मोदी जी है तो नौकरी नहीं है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां खत्म हो गई, ये हो गई, ये हो गई। सर, यहाँ वर्क वीजाज मैंने देखे थे 2014 में, कितने थे वर्क वीजा जो विदेशी यहाँ काम करने आते हैं चौधरी साहब। 2014 का नंबर आप देखेंगे तो 2014 का नंबर था सर 50,000 से 1 लाख। मैं 1 लाख ले लेता हूँ, हायर साइड पे ले जी, लेता हूँ, मैं जी, उनके जी, जी। वाइफ बच्चों को काउंट नहीं कर रहा, मैं स्टूडेंट्स को काउंट नहीं, वर्क वीजा जो है काम करने आते हैं। मोदी जी के टेन्योर में भी जो 2000 हमारा 22 के, आपको पता नंबर क्या होगा, अंदाजा लगाइए, बढ़ गया था कितना, डबल हो गया होगा, 3 गुना हो गया होगा, आधा रह गया होगा, 25,000 हो गया, नहीं, ना डबल हुआ, ना ट्रिपल हुआ, ना आधा हुआ, ना 1/3 रह गया। ये नंबर है सर, 1 लाख है नंबर, मैं वो भी हायर साइड पे ले रहा हूँ 2014 में, मोदी जी से पहले। 2022 के एंड में चौधरी साहब ये नंबर है 70 लाख, 7 मिलियन, 7 मिलियन, 70 लाख लोग यहाँ वर्क वीजा लेके काम कर रहे हैं। मैं उनकी वाइफ, उनके बच्चों को काउंट नहीं कर रहा, मैं स्टूडेंट वीजा को काउंट नहीं कर रहा हूँ। 700 गुना बढ़ा है ये आंकड़ा। मुझे दुनिया में एक ऐसा देश बताइए जहां ये 700 गुना आंकड़ा बढ़ो। दूसरी चीज बताता हूँ आपको, अभी जो लास्ट महीने गया, नवंबर या दिसंबर की बात है,
हमारी जो हमने डिजिटल पेमेंट्स की उनका टोटल वैल्यू था $1 ट्रिलियन वैल्यू, $1 ट्रिलियन। वो मार्केट कैप हमारा $60 ट्रिलियन का हो गया। 60 से 60 ट्रिलियन का हमारा केवल डिजिटल पेमेंट्स का मार्केट है। जर्मन एम्बेसडर सर लास्ट महीने 15-20 दिसंबर के आसपास की का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था। जिस जर्मनी को इंजीनियरिंग और उसका मार्वल मानते हैं, वैसे जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक 2023 का 0.-0.3 है, हमारा 7% है। जी, जी। तो उन्होंने बोला वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडिया द डिजिटाइजेशन दे हैव डन। और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर्स आई थी। हमारा रुपी कार्ड अब 34 कंट्रियों में चलता है। वॉस्ट्रो अकाउंट्स शुरू हो गए श्रीलंका और एशिया के साथ, और आने वाले टाइम में महादेव की कृपा से सब कंट्रियों के साथ शुरू होंगे। जैसे ये 40-50 कंट्रियों में पहुंचेंगे, विल एंटर IMF's इंटरनेशनल किटी। जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर साहिबा आई थी। एक रुपये कार्ड जो जर्मनी में इशू हुआ था जर्मन बैंक का। अब देखिए डिप्लोमेट तो बड़े चालाक होते हैं चौधरी साहब। वो क्या गई, कोई चांदनी चौक गई, कोई ओल्ड दिल्ली देखने, वहां एक छोटी सी दुपट्टे की दुकान थी। 100-110 रुपए का दुपट्टा होगा, आप समझते हैं किस लेवल का दुपट्टा होगा। उसको रुपी कार्ड अपने दिया, बोला इससे पेमेंट कर। सर रुपी कार्ड चल गया। रुपी कार्ड इशूड बाय अ जर्मन बैंक इन जर्मनी। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी टेस्ट इन अ चांदनी चौक वेंडर फॉर 110-120 रुपीज। जो बेचारा फुटपाथ पे हमारा भाई बैठ के रोजी रोटी कमाता, वहां चल गया, वहां चल गया। और आपको एक और चीज बताऊं, भारत के पास जितना सोना है, वो सोना पूरी दुनिया का सोना एक तरफ, उससे ज्यादा सोना भारत के पास रखा है। कल आपकी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करेंगे, व्हाट इज द गारंटी? गारंटी गोल्ड में दी जाती है। जितना सोना भारत के पास है पूरी दुनिया के पास नहीं है। कल ऑस्ट्रिया गए थे डॉक्टर जयशंकर साहब, वो ऑस्ट्रिया वाले कह रहे जिनके पास, जिनके साथ हमारा 2-2.5 बिलियन का धंधा है, वो कह रहे यार हमारे साथ एफटीए कर लो। एफटीए करने वालों की झड़ी लग गई है सर, झड़ी लग गई है। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, ये जो टेंजिबल डाटा सामने आता है ना, जो टेंजिबल डाटा, जैसे मैं यूपी की बात करूं, 43 लाख लोगों को हमने मकान दे दिए, 1 करोड़ 63 लाख शौचालय बना ले, 15 करोड़ लोग को हम फ्री राशन दे रहे हैं, 4.5 लोग को फ्री सरकारी नौकरियां दे दी। और यही नहीं, 1 करोड़ 38 लाख स्कूल हमने रिपेयर करे हैं। मतलब मेरे पास हर स्टेट का डाटा सर, मैं तो बोलता जाऊंगा तो शो बोरिंग हो जाएगा, बट कुछ पॉइंट मैंने इसलिए बोले कि ये सब चीजें टेंजिबल है, ये दुनिया को दिख रही है सर। ये परसेप्शन नहीं है चौधरी साहब की मैं कुछ अपनी मेरे को ऐसा लग रहा बहुत काम हुआ, नहीं। ये काम दुनिया को दिख रहा है। इस काम और इस काम का जो ओजस है, इससे इनको पिट्ठों को लग रहा है डर, दलालों को लग रहा है डर। एक टाइम था, आपको याद है, 30 साल तक हमने होल्डर गन नहीं लिया, कमीशन पे कमीशन, कमीशन पे कमीशन, तारीख पे तारीख वाला हाल हो गया था। अब चिनूकी, अपाची, रफेल, AK-4203, कौन सा ऐसा हथियार, अस्त्र शस्त्र नहीं है जो हमने लिया और एक एलिगेशन, एक पैसे का एलिगेशन तक नहीं है, आरोप तक नहीं है। ये चीज दर्शाता भारत के बढ़ते वर्चस्व को, और इसको दुनिया मानता है। सर दुनिया एक विदेशी के लिए आपकी सभ्यता को अपने से ऊपर रखना बहुत बड़ी बात होती है, और हमारी सभ्यता हमेशा ऊपर थी। अब आप बोलेंगे कैसे, जब गोरे आए चौधरी साहब, वी वर कंट्रोलिंग 33% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, 33% जीडीपी पे हमारा कंट्रोल था सर। और जब जो हमसे यहाँ से ले गए $45 ट्रिलियन, विच इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, हमें किस पे बिल्कुल। छोड़ गए थे? 20% लिटरेसी पे, 35-38 लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए। और भी महादेव की ऐसी अनुकंपा रही, वी हैव बीटन देम बाय $350 बिलियन, व्हिच इज मोर देन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। 75 साल में कोई मुझे बताइए, मैं तो बोलता जाऊंगा, बट पॉइंट ये है, कौन ऐसा देश है जिसमें इतना दमखम है, जिसने इतना अचीव किया हो विद डाटा, विद फैक्ट्स। परसेप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, परसेप्शन की बात नहीं, मतलब डाटा और फैक्ट्स की बात कर रहा हूं सर। पीछे जब से गलवान का इंसिडेंट हुआ, हमने 36 से ज्यादा मिसाइल टेस्ट किए, 36 से ज्यादा मिसाइल। अब बताइए इसको आप कैसे जुटला दोगे, इसको कैसे आप जुटलाओगे? मैं हमेशा कहता था चौधरी साहब, लास्ट पॉइंट बोलूंगा, मैं हमेशा कहता था, मैंने कहा अभी एक टाइम आएगा, आज से 1.5 साल पहले टीवी पे कहता था, मैं कहा इंडिया में आने के लिए आपको वर्क वीजा लेना पड़ेगा, हमें कोटा लगाना पड़ेगा। लोग हंसते थे मुझ पे। अब जब मैं ये डाटा देता हूँ 70 लाख वाला, 7 मिलियन वाला, सबके मुंह पे ताला लग गया, मुंह बंद हो गए सबके। 2013 में कुछ पत्रकार साथियों के साथ एक टूर पे मैं लंदन गया था। जब हम लोग वहाँ घूम रहे थे, तो वहाँ की जो चमक-दमक थी बिल्डिंग्स की, सड़कों की, बहुत अट्टालिकाएँ जो थी, उनसे कई साथी चमत्कृत थे। तो मैंने उनसे कहा कि भई आप ऐसा करिए, 1916 नहीं, 1916 नहीं, मैं ये कह रहा था कि 300 साल पुरानी ज़रा लंदन की स्ट्रीट्स देखिए, यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह देखिए, और फिर 1947 में यहाँ से अंग्रेज भागे थे।
इस बीच जो भारत से लूटा गया है, ये परिणाम आप देख रहे हैं, लंदन की जो चमक-दमक है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत इतना समृद्ध था, उसको तो लूटा गया दोनों हाथों से, और यहाँ से जिस तरीके से कच्चा माल ले जाकर के वो वहाँ माल तैयार करते थे और फिर कई गुना कीमत पर यहीं हमारी मार्केट में आकर के बेचते थे। तो अब वो दौर बीत चुका है। सुमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्कार। सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर।